नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने हालांकि अकबर महान के बारे में या शहंशाह अकबर के बारे में पढ़ा था। ये वीडियो फिर से हम अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि अकबर, अशोक ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें से हर बार क्वेश्चन आता है। तो इनको दो तरीके से हम दे सकते हैं। एक, जब एग्जाम होती है तो ज़्यादा बड़े स्तर पे जब क्वेश्चन आते हैं तो हम डायग्राम के अनुसार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो जो कंसेप्ट जो है अपना लगभग क्लियर हो जाता है। हालांकि डीप से जो है अपनी जो मुगल काल की जो सीरीज चल रही थी उसका जो वीडियो है वो हम अब अध्ययन करेंगे। तो अकबर जो था, महान जो था, उसका टाइम पीरियड माना जाता है 1556 से 1605। इसका जो मूल नाम था वो था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन। बचपन का नाम था बदरुद्दीन, जबकि स्मिथ इस नाम को नहीं मानता है। नहीं मानता है। उपनाम या उपाधि। दक्षिण का बादशाह। आसियानी यानी स्वर्ग में रहने वाला। ये नाम जहांगीर ने दिया था। मजहर की घोषणा करने के बाद में अकबर इमाम कहलाया। के बाद इमाम, आदिल, अमरुद्दीन, अमीरुल मोमिनीन। प्रबुद्ध निरंकुश शासक। प्रबुद्ध निरंकुश शासक। मनुष्य का जन्मजात शासक। ये उपाधि स्मिथ ने कहा है। स्मिथ ने मध्यकालीन भारत का राष्ट्रीय शासक। इसके अलावा अपने युग की संतान व पिता दोनों था। दोनों था।
ये उपाधि इसको आरपी त्रिपाठी जो है वो देते हैं। ठीक है। मध्यकालीन भारतीय ये एल्फिंस्टन देता है। सर्वप्रथम इसके अलावा अकबर भारत के शासकों में सर्वश्रेष्ठ था। सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ भी था, सर्वोत्तम भी था और व्यवस्थापक भी था। व्यवस्थापक भी था। अकबर का साम्राज्य स्वर्णकाल था, ये बात कहता है लेनपुर। जो हुमायूं के बारे में कहता है कि जन्मजात लुढ़कता हुआ मारा गया, है ना। यूपीएससी में पूछा गया था कि जब अकबर का शासन था तो इंग्लैंड में किसका शासन था। जब भारत में इंग्लैंड का शासन था तो इंग्लैंड में एलिजाबेथ का शासन था। एलिजाबेथ का शासन था, ये जरूर आप ध्यान में रख लेना। फ्रांस में हेनरी चतुर्थ का था। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये जरूर ध्यान में रख लेना। फ्रांस में हेनरी चतुर्थ का था। ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मूल नाम जो था वो था जलालुद्दीन। ठीक है। बचपन का जो नाम था वो बदरुद्दीन था, लेकिन इस नाम को स्मिथ नहीं मानता है। इतिहासकार जो स्मिथ है वो इस नाम को नहीं मानता है। फिर इसके उपनाम या उपाधियों की अगर हम बात करते हैं तो इसे दक्षिण का बादशाह कहा जाता है, आसियानी कहा जाता है, स्वर्ग में रहने वाला। ये उपाधि जानियों ने इसको दी थी। मजहब की घोषणा होती है 1579 में। इस घोषणाओं के बाद में ये उपाधि धारण करता है इमाम, आदिल, अमीर उल मोमिनीन, अमीर उल मोमिनीन। ठीक है। इसके बाद में प्रबुद्ध निरंकुश शासक माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीसीएस में, क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, सॉरी 2009 में, कि प्रबुद्ध निरंकुश शासक कौन सा था। तो प्रबुद्ध निरंकुश शासक था आपका अकबरी था। मनुष्य का जन्मजात जो शासक है ये बात कहता है स्मिथ महोदय। मध्यकालीन भारत का राष्ट्रीय शासक जो है ये बात कहता है सर्वप्रथम एल्फिंस्टन। इतिहासकार जो है एल्फिंस्टन, जो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह या रक्त पिपासु कहता है, वही एल्फिंस्टन। अपने युग की संतान और अपने युग का पिता दोनों था, ये कहने वाले थे आरपी त्रिपाठी महोदय जो है वो ये बात कहते हैं अकबर के बारे में। अकबर भारत के शासकों में सर्वश्रेष्ठ था, सर्वोत्तम था और सबसे अच्छा व्यवस्थापक था। मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। अकबर का साम्राज्य जो था वो स्वर्णकाल था। जब भारत में अकबर का शासन था। ये तीसरी उपाधियां याद रखिए। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। ए एल वासम जो पुस्तक आती है आपकी उत्तर प्रदेश सरकार से, वर्ल्ड
मेडल, स्वर्ण पदक जीती थी ये पुस्तक। एल वासम की पुस्तक है अद्भुत भारत। बहुत अच्छा सा वर्णन किया गया है इसमें, द वंडर दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत। एल वासम की है, काफी बार पूछी गई थी और यूपी सरकार इसको गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त है इस पुस्तक को। इंग्लैंड से एलिजाबेथ जो है वो ये कहता है, क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जब अकबर का शासन था उस समय इंग्लैंड में किसका शासन था। तो ये क्वेश्चन जो है लास्ट के 7वें पीछे से अगर हम देखते हैं तो 5वें या 6वें पेज पे हमें मिल जाता है कि एल वासम कहता है कि अद्भुत भारत में लिखा गया है। और मैंने कोई पुस्तक नहीं देखी थी और पुस्तकों में भी होगा, लेकिन एल वासम की जो अद्भुत भारत है वो मैंने पढ़ी थी और उसमें ये क्वेश्चन था पीछे कि एलिजाबेथ के समकालीन था। उस समय इंग्लैंड में जो थी वो एलिजाबेथ का शासन था। हालांकि उस समय पुनर्जागरण चल रहा था वहाँ पर। जब भारत में मध्यकाल चल रहा होता है तो उस समय वहाँ पे पुनर्जागरण चल रहा होता है एलिजाबेथ। और फ्रांस में, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन पूछ सकते हैं, अगर ये पूछ गए तो ये भी पूछ सकते हैं। तो फ्रांस में हेनरी चतुर्थ का शासन था। और फारस का महान अब्बास अकबर जो था, फारस का जो था अब्बास अकबर था, ठीक है। ये थी बेसिक बातें। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष बात करते हैं। अकबर वही शासक था जो भेष बदलकर जनता के सामने आता था। अकबर शिक्षा का बहुत प्रयास किया, लेकिन निरक्षर था, अनपढ़ था। हालांकि ये मुख्तमल सुनता था रात को, जब भी इसको समय मिलता था, मौका मिलता था उस समय, लेकिन इसको अक्षर का बहुत ज़्यादा अभाव था। अकबर का पहला जीवनीकार बायजीद बयान था। बायजीद बयान था, ठीक है। जो बात
हुमायूं ने नहीं समझ सकी, इसके पिता नहीं समझ सका था, उस बात को अकबर समझता है। बाबर जब मरता है तो बाबर ये कहता है कि भाई आप जो है वो राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना, क्योंकि राजपूत जो है वो उससे अगर विरोध करोगे, गाय जो है कभी सांप्रदायिक मत बनना। लेकिन ये चीज़ें हुमायूं नहीं समझ पाता है और इस चीज़ को बड़ी गहराई से जो है वो अकबर समझ पाता है। ठीक है, 13 वर्ष 4 माह की उम्र में इसका राज्याभिषेक होता है। ये है एक बार कुछ भी 13 वर्ष 4 माह और राज्याभिषेक, और राज्याभिषेक कहाँ होता है? इसका राज्याभिषेक जो है वो होता है आपका गुरदासपुर में मिट्टी के पेड़ पर मिट्टी का चबूतरा होता है। मिट्टी के चबूतरे पर, ठीक है। और होता क्या है, वैलेंटाइन डे के दिन होता है। चौदह फरवरी जहाँ इसके दादा का जन्म हुआ था, बाबर का जन्म हुआ था, बाबर का जन्म और अकबर का राज्याभिषेक दोनों 14 फरवरी को होते हैं। ठीक है, राज्याभिषेक का विरोध जो है वो अब्दुल माली ने किया था। माली ने किया। हुमायूं जो था हुमायूं ने अब्दुल माली को दो उपाधि देता है, एक फर्जन स्टार्ट होता है पुत्र, एक ये दो उपाधि इसको देता है, फिर भी इसका विरोध करता है। ठीक है, भाई माँ और दादी पिता। दाई माँ और दाई पिता। शमसुद्दीन अत्का खां, शमसुद्दीन अत्का खां जो था वो इसका प्रतिपोषक पिता था। और अनगा जो थी अत्का खां की ये पत्नी थी, जीजी अनगा। इसकी पत्नी जो थी जीजी अनगा थी। इसकी जब मृत्यु हुई थी तब अकबर ने सिर मुंडवाया था। सिर मुंडवाया था।
अजीज कोका जो था इसका दूध मूंगा बन गया। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अकबर वही शासक था, ये अक्सर भेष बदलकर जनता के सामने आता था। एक सूफी थे, वहाँ पर भी उसकी राग सुनने के लिए भी अकबर जाता है, और हरिदास जी वहाँ पर इसको सुनने के लिए जाता है। बहुत से जो एक सूफी संत होते हैं उसकी दरबार में ये जाता है, और अक्सर भेष बदल कर ही आता था जनता के दुख दर्द देखने के लिए। पता नहीं चलता था कि अकबर जो है ये अकबर है या कौन है। अकबर में शिक्षा का बहुत प्रयास किया था, लेकिन ये फिर भी निरक्षर था, अनपढ़ था, पढ़ नहीं पाया था, लेकिन सुनकर अक्षर पढ़ता था। हरम में अपनी महिलाओं को रात को पुस्तकें देता था, धार्मिक पुस्तकें या जो भी पुस्तकें थी, और अक्सर उसको सुना करता था। ये इम्पोर्टेंट है। अकबर का पहला जो जीवनीकार है वो बायजीद बयात है, ठीक है। और अजीज कोका जो थे, इसका अतका खां का पुत्र और जिजियनगा का, इन दोनों का ये पुत्र था, और ये इसका दूध भाई था। जब जिजियनगा की मृत्यु हुई थी तब इसने अपना हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपना जो सिर है, सिर के बाल जो वो दे दिए थे, मूछें नहीं कर दी थी। इसका जन्म जो है वो 1542 में होता है। अमरकोट के राजा वीर शाह ये पूछते हैं कि ये राजपूत राजा होते हैं, तो कौन सा राजपूत राजा था जिसके यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जरूर आप ध्यान रखें। 13 वर्ष 4 माह में राज्याभिषेक होता है। कहाँ पर होता है? कालालूर में होता है। ये पंजाब गुरदासपुर में मिट्टी के चबूतरे पर होते हैं, और इसका संरक्षक जो होता है वो बैराम खां होता है। बैराम खां बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, लेकिन इसके कान में रहते हैं, और एक दिन ये आगरा से दिल्ली जाता है यात्रा करने के लिए कि मैं घूमने जा रहा हूँ, और यात्रा करते हुए वहाँ देखता है और बैराम खां को वहाँ से हटा देता है 1560 में। बैराम खां के सामने 3 ऑप्शन रखता है। एक कहता है कि भाई आप मेरे जो मुख्य पद है, जो कोई भी जो प्रशासनिक पद है उस पर आप रह जाइएगा, और दूसरा ये कहता है कि भी वो पद नहीं लो तो आप हज के लिए चले जाओ, और एक ये कहता है कि आप गुजरात की जो सूबेदारी है वो ले लो। लेकिन वह हज के लिए चला जाता है। पहले तिलवाड़ा का युद्ध होता है जिसमें बैराम खां हार जाता है, और हारने के बाद में ये हज के लिए चला जाता है। वहीं पाटन में उसकी हत्या हो जाती है, और वहाँ के जो सूफी या जो भिखारी होते हैं उसका अंत्येष्टि नहीं होता है, उसको दफना देते हैं। ये बैराम खां का पतन हो जाता है। वीर शाह के यहाँ होता है राज्याभिषेक होता है कालालूर गुरदासपुर मिट्टी के चबूतरे पे, और राज्याभिषेक कब होता है? 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन होता है 1556 में। राज्याभिषेक का विरोध करता है एक व्यक्ति होता है अबुल माली ने इसका विरोध किया था, और ये हुमायूं ने इसको अबुल माली को पुत्र की उपाधि देता है, अपने बेटे के जैसा मानता है, फर्जंद की उपाधि देता है, और फर्जंद की उपाधि के साथ ही ये एक उपाधि और देता है बर खुदा, 2 उपाधि इसको देता है कि भी ये अपने उसका अकबर का जो है वो विरोध करता है। 1560 के बाद में जब बैराम खां का पतन हो जाता है, बैराम खां के पतन से 2 वर्षों तक पेटीकोट सरकार या महाम अनगा का शासन होता है, महाम अनगा जिजियनगा वगैरह, इसे पेटीकोट सरकार कहते हैं। 2 वर्षों तक ये चलता है 1560 से 62 के बीच, और उसके बाद में अकबर जो है मृत्यु तक जो है वो स्वतंत्र शासन करता रहता है। ये आप देख लीजिएगा। बैराम खां को हुमायूं जो है खान बाबा की उपाधि देता है। ये ध्यान में रखना है, खान बाबा की उपाधि देता है, और एक और उपाधि देता है यार ए वफादार। यार ए वफादार की उपाधि देता है। अकबर को अतालिक ये
मुनीम खां के बाद में अकबर को ये संरक्षक नियुक्त करता है। पहले मुनीम खां होता है और मुनीम खां के बाद में बैराम खान जो होता है वो इसका संरक्षक होता है। किसका? अकबर का। ये जरूर ध्यान में रख लेना। इसके बाद में अकबर की पहली जिम्मेदारी थी गजनी के सूबेदारी के रूप में दी गई थी। पहली अगर जिम्मेदारी की बात करें अकबर को, तो गजनी की सूबेदारी दी गई थी। और यहाँ एक पहला विवाह करता है रुकैया बेगम के साथ। रुकैया बेगम के साथ पहला विवाह इसका होता है। रुकैया बेगम जो थी वो निसंतान रही थी। और इसकी मृत्यु अकबर की मृत्यु के बाद हुई थी। बाद इसकी मृत्यु हुई थी। लगभग 84 ईयर ओल्ड थी, 84 साल की होकर ये मरी थी। एक बात इसको देख लीजिएगा, बैराम खां के बारे में हमने दो बात नहीं की थी। एक हुमायूं इसको दो उपाधि देता है, एक खान बाबा की देता है, एक यार ए वफादार की देता है। पहले ये मुनीम खां जो होता है वो अकबर का संरक्षक होता है, और इसके बाद में बैराम खां को बना दिया जाता है संरक्षक अकबर का। ठीक है, अकबर की जो पहली जिम्मेदारी थी उसे गजनी की सूबेदारी दी गई थी, ये जरूर ध्यान में रखना। और इसका प्रथम विवाह जो है वो रुकैया बेगम के साथ होता है। रुकैया बेगम जो थी वो निसंतान थी, पुत्र रत्न नहीं हुआ था, उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। और अकबर की जब मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के बाद में जो है रुकैया बेगम की मृत्यु हुई थी लगभग 84 वर्ष की आयु में। अब अकबर एक युद्ध लड़ता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया भाई? 5 नवंबर 1556 को ये लड़ा गया था। 1556 को लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था? इधर अकबर था, इधर अकबर का जो सेनापति जो था, वैसे तो युद्ध की अगर डिटेल से बात करते तो इधर मुगल थे और इधर अफगान थे। मुगल में अकबर था और इधर आदिल शाह था। आदिल शाह का सेनापति हेमू था और इसका बैराम खां था। युद्ध कब लड़ा गया था? 15 नवंबर 1556 को। हेमू जो था वो रेवाड़ी का, इसकी उपाधि जो थी बक्काल थी और इसकी थी खान बाबा उपाधि। रेवाड़ी का
सड़कों पर नमक बेचता। इसने अपने जीवन में 24 लड़ाइयाँ की, जिसमें 22 में विजय रहा। ये अंतिम शासक होता है। हेमू की पराजय दुर्घटना थी। हेमू की पराजय दुर्घटना थी। अकबर की घटना अकबर की विजय देवीय संयोग। होता क्या है, युद्ध में अचानक इसकी आंख में तीर लग जाती है और ये युद्ध हार जाता है। अंतिम शासक था। जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चौदहवां शासक हिंदू शासक था, जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। और हवाई जो था हाथी, हेमू का जो हाथी था प्रत्यक्षदर्शी आरिफ कंदारी था। आरिफ कंदारी था। ये आप नोट कर लीजिएगा। इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछते हैं। एक बार देख लीजिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। इधर मुगल थे, इधर अफगान थे। मुगलों में प्रमुख शासक जो था वो अकबर था, इधर आदिल शाह था। आदिल अकबर की तरफ से बैराम खान ने युद्ध लड़ा था, जिसको खान बाबा की उपाधि मिली हुई थी। इधर हेमू ने युद्ध लड़ा था और हेमू को उपाधि बक्काल की थी। ये रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचता था और इसने अपने जीवन में 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें ये 22 में विजित रहता है। आरती त्रिपाठी ये कहते हैं कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना मात्र थी, लेकिन अकबर की विजय देवीय संयोग था, क्योंकि अचानक युद्ध में इसकी आंख में भाला या तीर लग जाता है और ये युद्ध से गिर जाता है और ये युद्ध अकबर के पक्ष में चला जाता है। अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और जो 14वां शासक था। हिंदू शासन करने वाला दिल्ली का ये लगभग अंतिम शासन था और हवाई जो था वो इसका हाथी था। नेक्स्ट जो है, पानीपत के बाद अकबर क्या करता है, कि ये किस किस की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ रहती है, क्या इसकी राजनीतिक उपलब्धियाँ रहती है, जिसका अध्ययन हम अगले किसी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।